आज हम एक और शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं। जिनका जिनका नाम है सीए गर्वित गोयल, जो अभी रिसेंटली जो मई जुलाई अटेम्प्ट है हमारा 2021 का, इसमें वो सीए बने हैं। और ख़ास बात ये है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीए क्लियर किया है। अब कोई भी सीए फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करता है, अगर वो 10 मिनट आके अपनी बातों को शेयर करता है तो आपके लिए वो कितना वैल्यूएबल है वो आप सोच सकते हैं। ठीक है। जब गर्वित ने स्टार्ट किया तब फाउंडेशन की बजाय क्या बोलते थे, सीपीटी। तो सीपीटी में भी बहुत अच्छा स्कोर था, 187/200। और पहले इंटर में से पहले आईपीसीसी बोलते थे, तो आईपीसीसी का जो स्कोर था बोथ ग्रुप क्लियर किया 520/800। और अब फाइनल भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया 508/800। ठीक है। आइए गर्वित, आ जाओ। हाँ जी, आ जाओ। तो पहले तो गर्वित को सीए बनने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस। जो +1 2 में जो ड्रीम देखा था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करके दिखा दिया। हाँ जी, बस अब आप लोगों ने। तो कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज सीए गर्वित गोयल, रिसेंटली क्लियर्ड इन मई 2021। एक्चुअली एक्सटेंड हो गया था जुलाई में, तो मैंने बहुत ग्रुप दिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हूँ अब तक, सब कुछ सीपीटी से लेके आज तक। थैंक यू वेरी मच। जर्नी मेरा शुरू हुआ था बेसिकली 11th के बाद, मतलब डिसाइड हुआ था। सेंट जेवियर स्कूल से मैंने 11th 12th किया था, तो वहीं पर मुझे डिसाइड हुआ था कि सीए करना है। तो सीपीटी तो मैंने अपने सिरसा से ही किया था, बेसिकली आई एम फ्रॉम सिरसा ओनली। तो सीए मैंने वहीं से शुरू किया था, अपना सीपीटी शुरू किया था। आई स्कोर्ड 187 एट दैट टाइम। तो उसके बाद मैंने ज्वाइनिंग किया यहाँ पे भी अलग तरह के एक्सपीरियंसेस रहे। पहली बार मतलब घर से बाहर निकले थे, तो यहाँ पीजी वगैरह में रहना, सेटल करना, तो उसमें ही 1-2 महीने लग गए थे। तो शुरुआत तो काफ़ी सही रही थी। उसके बाद धीरे धीरे मतलब बीच में दिक्कतें आई अलग अलग तरह की। अभी आप टीचिंग पे भी बात करेंगे सारी, तो टाइम है हमारे पास। वो अपना इकोनॉमिक्स का लॉ अप्लाई होता है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी। वो शुरू में अच्छा लगता है, फिर वही हो गया था। तो फिर बेसिकली तो यही था कि पीजी वगैरह में रहते थे। आखिरी में मतलब ठीक है, सबसे ख़ास चीज़ ये रहती है कि इंटर का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, सबसे ख़ास तो अगर अपन टीचिंग के एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ के रिज़ल्ट निकालती है, या जो भी मतलब हर किसी स्टूडेंट को लगेगी, आपने भी फील किया होगा, मतलब आप भी फाउंडेशन कर ही रहे हैं, सबसे अच्छा सिस्टम इनका टेस्ट सीरीज़ का रहता है। जो मैंने फील किया कि ठीक है, एक बच्चा अगर स्कूल में भी अगर है तो स्कूल का रिज़ल्ट भी इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि स्कूल का सिस्टम होता है, उनका रेगुलर टेस्टिंग होती है, हर स्कूल में होता है ये चीज़। तो इसी वजह से रिज़ल्ट वहाँ पे भी मिलता है। यहाँ पे भी अगर आप देखते हो तो 80 to 90% रिज़ल्ट फाउंडेशन का आ रहा है, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो ये चीज़ अगर आ रही है तो उसका रीज़न यही है कहीं ना कहीं, जो बेसिकली टेस्ट हो रहा है। क्योंकि यूनिक तो यही चीज़ है ना बाहर से, और यहाँ पे जो चीज़ अपने को एक्स्ट्रा मिल रही है वो है रेगुलर टेस्ट आपके हो रहे हैं। आज एक चैप्टर आपने किया, आपका अगले दिन टेस्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भी आपके फाइनल टेस्ट वगैरह होते हैं, यूटीज़ वगैरह होते हैं, वो अलग चीज़ें होती हैं। तो उसका भी एक अलग आपका मतलब रिजल्ट मिलता है आपको उस चीज़ से भी। तो सेकंड थिंग यही रही इंटर में भी। ये लोग तो मना करते हैं कि सर टेस्ट ज़्यादा हो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, रोज रोज टेस्ट ले रहे हो। ये तो कह रहे मत लो। नहीं टेस्ट तो ये तो कह रहे हैं सुबह 8 बजे बुलाते हैं, 6 बजे छोड़ते हैं, कैदी बना रखा है। चलिए कोई नहीं। देखो 5 साल की बात है यार, 5 साल के बाद कौन तुम्हें पूछने वाला है, कहीं मर्जी कुछ मर्जी करना। सीए जर्नी की बात कर रहा हूँ मैं। 4.5 साल तो मिनिमम होते हैं, वो तो लगेंगे। तो ठीक है, मतलब टेस्ट वगैरह यार रेगुलर देना, ठीक है। मिस होते हैं, सबके होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैंने भी मिस किए थे अपने टाइम में, इंटर के टाइम पे यूटीज़ मिस किए थे मैंने कई। बट ठीक है, जितना तुम दे सकते हो एटलीस्ट वो तो दो ना अपना।
कि टेस्ट वगैरह तो देखो बाहर के लोगों को मिल नहीं रही है चीज़ें यार, तुम ये देखो सिरसा में देख लो, इंटर के बच्चों को टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल रही है। ये भैया यहीं बैठे हैं, इनसे पूछ लेना, सिरसा का सारा यही हैंडल करते हैं सीए का। सीए के इंटर के बच्चों को वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ नहीं मिल रही है, इन्होंने मुझसे यही बात बोली है। और तुम लोगों को मिल रही है, तुम लोग छोड़ रहे हो यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। तो ठीक है, तो एक तो ये चीज़ होती है। सेकंड थिंग, पैटर्न भी जो होता है ना पढ़ाने का, वो भी मैं यहाँ पे यूनिक है। अगर तुम देखते हो कि जैसे मान लो सुरेंद्र सर हैं, अब उनकी यूनिक चीज़ यही रहती है कि तुम लोगों को क्वेश्चंस देते होंगे, मतलब इंटर के अंदर तो हैं, फाउंडेशन में शायद नहीं होंगे सुरेंद्र सर, है ना? फाउंडेशन में सुरेंद्र, क्योंकि एक्चुअली मैंने यहाँ से किया नहीं था ना, तो मैं वो कह नहीं सकता इसलिए। तो उनका जो पैटर्न की बात कर रहे हैं हम, तो इंटर में तो ये रहता था कि जैसे मान लो आज कोई मतलब चैप्टर बता रहे हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट करा दिया, क्वेश्चंस घर से खुद करके लाओ। मैं मान ही नहीं सकता ऐसा कोई टीचर होगा इंडिया में जो ये चीज़ कर रहा होगा कि क्वेश्चन तुम घर से खुद करके लाओ, ट्राई करके आओ, अगले दिन डिस्कस करेंगे। वो लोग तो क्या करते हैं कि ठीक है कंसेप्ट बता दिया तुम लोगों को, क्वेश्चंस भी करा दिए तुम लोगों को, सब कुछ डन है, सब कुछ पका पकाया मिल रहा है तुम लोगों को, सेल्फ तो तुम कुछ कर ही नहीं रहे ना। तो ये चीज़ थोड़ी सी दिक्कत करती है। एंड सेकंड थिंग ये होता है कि अब जैसे गौरव बंसल सर हैं, उनके ऑडिट के नोट्स प्रॉपर थे। लिटरली मैंने फील किया है ऑडिट में सीए फाइनल का कोई टीचर मेरे को पसंद नहीं आया। मैंने टीचिंग ली थी, कोचिंग भी ली थी मैंने, ठीक है, मैं नाम तो नहीं ले सकता, ठीक है, कोचिंग मैंने ली थी, मैंने उसके लगभग 50 लेक्चर्स थे, ठीक है, मैंने अराउंड लगाए थे 10 लेक्चर, तो मुझे सेल्फ करनी पड़ी थी। टेक्निक्स मैंने वही फॉलो किए जो गौरव बंसल सर के थे, जो प्रॉपर गुड्डे वगैरह जो बनाते होते हैं ये नोट्स वगैरह तो क्या क्या बनाते हैं? जो गुड्डे बनवाते होते हैं सर, कार्टून? अच्छा, मैं मुझे सुना वो बुढ़े से बनाते हैं। तो वही टेक्निक्स मैंने फॉलो करके शॉर्ट नोट्स बनवाए थे, ठीक है। ऑडिट का पेपर वॉज क्वाइट टफ इस दिन, अगर आपने अपने सीनियर से भी पूछोगे तो वो यही बात बोलेंगे कि ऑडिट का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स था। उसमें भी मैंने 50 स्कोर किया है, सेल्फ से मैंने स्कोर किया है, तो मैं मानता हूँ कि ये टेक्निक्स काफ़ी अच्छी है, ये तुम्हें आगे लेके जाएंगी। फाइनल्स में क्या होता है, टीचर्स का कुछ नहीं कह सकते, ऐसा सिस्टम तुम्हें कहीं मिलने नहीं वाला, तुम्हें सब कुछ सेल्फ करना पड़ेगा। तुम कहीं भी आर्टिकलशिप करो, चाहे लोकल करो चाहे बाहर करो, तुम्हें सब कुछ सेल्फ करना पड़ेगा। टीचर इतना कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे जितना यहाँ के लोग कर रहे हैं, सिंपल थिंग, ठीक है। और ये मत सोचना मैं कुछ सिखा सिखाया बोल रहा हूँ यहाँ पे, अभी आया हूँ 5 मिनट पहले तो ठीक है, मतलब चलो ये तो मजाक हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है कि आप लोग यहाँ से क्या सीख रहे हो, क्योंकि खुद को चलाना पड़ेगा फाइनल 3 साल, आपको सब कुछ सफ़र करना है आगे 3 साल आर्टिकलशिप के अंदर, मतलब सब कुछ आपको देखना पड़ेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है, काम भी प्रॉपर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करोगे तो फिर वैल्यू क्या बनेगी सीए की, ठीक है। तो सब कुछ देखना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा आगे। और जो भी कोचिंग्स वगैरह आप लोगे उसमें आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जितना टीचर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा वो 20% कंट्रीब्यूट करेगा। यार उन लोगों ने बिजनेस बनाया हुआ है, सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने तुमसे पैसे ले लेने हैं बात खत्म, तुमने क्लास ले ली, उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस तो तुम्हें बहुत कम मिलने वाली है, ये मान के चलना। तुम घर बैठे हो, तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कौन देखने आ रहा है, तुम टेस्ट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, कौन देखने आ रहा है, ये चीज़ सिंपल है ना। मैंने फील किया 3 साल से कोई टेस्ट नहीं दिया ना मैंने, एक्चुअली ऑब्वियसली टेस्ट थे नहीं, और सारी ऑनलाइन क्लासेस ली थी मैंने। ये लोग फाइनल में आने को तैयार नहीं है मैं करूँ क्या ठीक है। तो एक तो ये चीज़ होगी। अब उसके बाद ऐसा कोई इंस्टीट्यूट है नहीं, तो फिर आखिरी में टेस्ट सीरीज़ तो चलो ये लोग निकाल देते हैं, तो मैंने वो भी दी थी टेस्ट सीरीज़ भी, तो उसमें भी काफ़ी सपोर्ट मिल गया था। उसमें बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे एक एनवायरनमेंट बन जाता है कि जैसे मान लो अब इस बार तो ICI के पेपर 3 to 6 थे, इस बार तो शायद 2 to 5 का टाइम होता है ना जनरली, तो इस बार 3 to 6 का टाइम था। तो इन लोगों ने भी इसी तरीके से अपना स्केड्यूल्ड टाइम पीरियड बनाया हुआ था। अब टेस्ट सीरीज़ भी 2 तरह की होती हैं, स्केड्यूल्ड और अनस्केड्यूल्ड, ठीक है। तो अनस्केड्यूल्ड में तो क्या है कि बंदा रात को 10 बजे बैठ के पेपर दे रहा है, ये वो पूरी रात तो बंदा तान के पढ़ रहा है, दिन में बंदा सो रहा है, तो उसका फिर एडवर्स इफेक्ट ही मिलेगा एग्जाम के टाइम, क्योंकि एग्जाम तो दिन में होना है। तो ये पता होगा शेड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड क्या होता है? स्केड्यूल्ड में क्या होता है कि जैसे मान लो एक प्रॉपर टाइम टेबल बन गया अपना कि भी हाँ अपने रेगुलर टेस्ट होंगे, लाइव टेस्ट चलेगा, जैसे मान लो इनका जैसे है इनका स्केड्यूल्ड है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अब 3 बजे का टाइम है पेपर का, 3 से 6 का टाइम है, तो 2:45 बजे ये लोग इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप होगा। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन में तो चलो ठीक है, फिर यहाँ पे आके बच्चे देते ही हैं हिसार के। मैंने तो ऑनलाइन दिए थे ना, तो ऑनलाइन में ये होता है कि बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, 2:45 बजे आपके पास एग्ज़ाम पेपर आ जाएगा, 2:45 बजे 15 मिनट का आप रीडिंग टाइम लोगे, 3 बजे आपको एग्ज़ाम देना है, 6 बजे आपका ख़त्म होगा, उसके बाद आपने स्कैन करके इनको भेज देना है, ठीक है। ये होता है स्केड्यूल्ड प्रॉपर, ठीक है। आपने ग्रुप में स्कैन करके PDF लगा के भेज दिया, उसके बाद आपने मतलब ये री चेकिंग होके आ जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ डे, 1 दिन लगता है, और उसके बाद आपके पास चेक होके आ जाता है। उसके बाद आप बात भी कर सकते हो जिस टीचर ने आपका चेक किया पेपर वगैरह, ये प्रॉपर होता है स्केड्यूल्ड। अब इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो ये लोग शुरू करते हैं जनरली 2 महीने पहले, अब ठीक है आपकी क्लासेस हो गई या कोचिंग्स हो गई या प्रॉपर, अब 2 महीने के टाइम में क्या होता है ना, आखिरी के दिनों में बंदे का दिमाग ख़राब हो जाता है, ठीक है, कितना कितना बड़े लेवल पे खेल रहा हूँ,
ठीक है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, वो सोचता है कि बहुत दें ना दें, सिंगल दें, ये दें, सेकंड दें, इन सब चक्करों में कई बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं, कई दे देते हैं। तो उस टाइम पीरियड में अगर आपका स्केड्यूल्ड बना हुआ है ना प्रॉपर, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती है। अब इनका जैसे मान लो यूटी चलते हैं फाइनल के अंदर, 6 दिन का एक सब्जेक्ट होता है, 6 दिन के अंदर दो दिन के पीरियड में 3 भागों में सिलेबस बढ़ जाता है आपका, ठीक है। तो 48 डेज तो ये निकल गया आपके सीधे 8 सब्जेक्ट के 6 इंटू 48 तो आपके ये हो जाते हैं। उसके बाद आप ये यूटीज़ हो गए आपके एक तरह से, उसके बाद एफ शुरू होते हैं, 8 एफ चलेंगे वो आपके पूरे 8 सब्जेक्ट के। तो इस तरीके से आप अगर आप देखते हैं तो 24 ये पेपर हो गए आपके, है ना, 24 पेपर आपके ये हो गए, 8 पेपर वो हो गए, 32 टाइम्स आपने लिखा है पेपर को 3 से 6 बजे बैठ के। अब आपको 8 बार और लिख के आना है। तो समझ रहे हो कि 8 से पहले 42 टाइम्स मतलब 32 टाइम्स अगर आपने लिखा है पेपर को, तो ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाला है, वो चीज़ डेफिनेटली हेल्प करने वाला है वो आपको अंदर से। तो आपको फील नहीं, रिजल्ट के टाइम पे होगा, मुझे भी पहले फील नहीं हो रहा था, मेरे को लगा पेपर कैसे हुए मेरे यार, बट जब रिजल्ट आता है ना तो अपने आप दिखता है सब कुछ। तो कभी मेहनत ख़राब नहीं जाती। एक चीज़ ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप आखिरी के दिनों में 16-16 घंटे तान के पढ़ रहे हो और पहले आप पढ़े नहीं हो, तो उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता। मतलब रिजल्ट मिलता है, फिर इस वजह से कहते हैं ना कि सीए डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब मतलब मेरा स्केड्यूल सिंपल रहता था, मैं हमेशा सुबह मॉर्निंग में 9 बजे शुरू होता था पढ़ना, ईव तक 6 बजे तक मैं पढ़ता था, बीच में लंच ब्रेक 20 मिनट्स, उसके बाद मैं किताब के हाथ नहीं लगाता था। और ऐसे मेरा बहुत निकला है, सामने है रिजल्ट भी 508 आए हैं मेरे। और ये नहीं कि कोई एक्सेप्शनल केस होगा, मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंसी अगर है, जैसे ही तुम लोगों का, अभी तो तुम लोग मतलब फाउंडेशन में ही हो, इंटर भी करना है, आर्टिकलशिप भी, ठीक है, इंटर भी तुम्हारा हो ही जाएगा मोस्ट ऑफ का, तो बहुत ग्रुप दे देते होते हैं और निकल जाता है 9-1 महीने में ही। उसके बाद तुम आर्टिकलशिप शुरू करोगे, नहीं मतलब कोई जरूरी नहीं है बहुत देना है मतलब कोई प्रेशर नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आर्टिकलशिप शुरू हो जाता है। बस इतना ध्यान रखना, जिस दिन तुम्हारी आर्टिकलशिप शुरू हो, विद इन ए पीरियड ऑफ 1 to 2 मंथ आप लोग अपनी कोचिंग शुरू कर लेना। धीरे धीरे चलना होता है, सब कुछ निकल जाएगा। अगर प्रेशर लोगे, आखिरी में लेट शुरू करोगे, बहुत होते हैं ऐसे बच्चे कि अमेंडमेंट आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो सब कहने की बातें होती हैं। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें अमेंडमेंट नहीं आती है, ठीक है। तो तुम लोगों को शुरू कर देना है आर्टिकलशिप की शुरुआत के 2 या 3 महीने के अंदर अंदर अपनी कोचिंग शुरू करो, अपने रेगुलर पढ़ो। दिन में कुछ नहीं करना यार, 6-7 घंटे की आर्टिकलशिप है, 9 घंटे की हो जाएगी, 2 घंटे की तुमने कोचिंग लगानी है, 1 घंटा तुमने उसको रिवाइज़ करना है। दिन के तुम 3 घंटे दे रहे हो, तुम्हें कभी फील ही नहीं होगा प्रेशर कि तुम लोग कर क्या रहे हो, आराम से तुम्हारे सीए निकल जाएगी। मतलब वो जो तो कहते हैं ना मार्केट में 10th-12th से ईजी है, मतलब अगर थोड़ा सा सिस्टम से चलेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है। वैसे ईजी नहीं है पर तुम्हें ईजी लगेगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ मतलब फेक चल रहा है, आराम से निकल जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तो तुम काफ़ी परेशान चेहरे दिख रहे हो मेरे को तो 12th क्लियर करके आए हैं ना एक्चुअली आजकल, पहले थोड़ा सा कोविड था ना तो क्लासेस कम लगी, 8 से 6 इनको यहाँ बुलाया हुआ है। तो ये यूँ फील करते हैं भी जैसे किसी फैक्ट्री में वो लेबर होते हैं ना, ये उस तरह का फील करते हैं भाई। बढ़िया, आर्टिकलशिप के लिए पहले ही तैयार हो रहे हो हाँ, आर्टिकलशिप के लिए बढ़िया तैयार हो रहे हैं ये लोग। सही है, सीटिंग देनी जरूरी है यार, सीटिंग होनी जरूरी है, वाकई में जरूरी है सीटिंग होनी। इसमें गर्वित ने जो एक फाइनल की टेस्ट सीरीज में जो ऑब्जर्व किया कि जो हम लोग वही टाइम पे टेस्ट सीरीज ले रहे हैं, तो जो आईसीए का एग्ज़ाम 3 to 6 है और वही टाइम हमारा टेस्ट सीरीज हो रहा है, तो आपका लास्ट का टू जो मंथ है जो यूटीएफटी चल रहे हैं टेस्ट सीरीज वाला, तो वो रिदम बन जाता है, वो सोने का, उठने का, खाने पीने का। उससे क्या होता है, जब आईसीए का एग्ज़ाम देते हैं ना तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो हम लोग बात करते हैं ना लेबर की प्रोडक्टिविटी इकोनॉमिक्स में, तो वो बढ़ जाती है। अब हम लोगों ने डिज़ाइन किया था पर इतना डीपली हमने भी नहीं सोचा, कि हमने यूँ था कि वही टाइम रखो बस, ठीक है। बट गर्वित ने सारा चीज़ क्लियर किया कि नहीं, वो उसका बेनिफिट पूरे 2 मंथ्स में जो हमारा रूटीन बनता है ना, तो आईसीए के एग्ज़ाम में हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, अच्छे मार्क्स आते हैं और पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, वही चीज़ अपने फाउंडेशन के हैं, इंटर के हैं। तो सीधी सी बात है, पूरा सिस्टम फॉलो करो और रिजल्ट लो। और सेकंड थिंग ये है ना, तुम लोग यहाँ अगर यहाँ पेमेंट कर रहे हो तो सिर्फ कोचिंग के लिए नहीं कर रहे हो ना, यहाँ पे तुम्हें सपोर्ट पूरा मिलेगा। अब इंटर की एक सीन था, मतलब कि एंड तक जाते जाते, मतलब मैंने जो चीज़ तुम्हें बोली, मैंने मतलब एंड तक जाते जाते इतना प्रेशर फील कर लिया था कि बहुत तो देने का मतलब छोड़ो, सिंगल भी छोड़ दिया था कि नहीं दूंगा मैं। ऐसा मेरे को लग रहा था कि मैं नहीं कर पाऊँगा। तो एट दैट टाइम सुरेंद्र सर ने मतलब मुझे पूरा हेल्प किया। मतलब 2 दिन तो उन्होंने मुझे ये बात बोल दिया कि भी तू कुछ पढ़ी मत, सब कुछ छोड़ दे, अपने घूम बढ़िया, क्लासेस भी अटेंड मत कर। तो 2 दिन तो मैंने ये रखा। उसके बाद तीसरे दिन उन्होंने मुझे बताया कि भी
गर्वित अब तू शुरू कर दे, ऐसे करके अपना स्केड्यूल बनवाया मेरा अच्छे से प्रॉपर। मतलब कौन करता है इतना यार, क्या ज़रूरत थी उनको एक बच्चे के लिए, बैच तो 200 बच्चों का था, एक बच्चे के लिए क्या ज़रूरत थी उनको ये सब करने की। ऐसा तो है नहीं कि मैं उनको कुछ एक्स्ट्रा देने वाला हूँ फीस। तो एक सिंपल सा होता है, ऐसा नहीं कि भी खाली इस टाइम के लिए। हाँ, ये चीज़ें सभी बच्चे फेस करते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ बात कर लेते हैं टीचर से, तो बात करनी चाहिए टीचर से अपने, तो वो सपोर्ट करते हैं। अब देखो फाइनल्स में तुम्हें ऐसा सपोर्ट कहीं नहीं मिलने वाला, मैं बता रहा हूँ, बार बार ये बात बोल रहा हूँ, नहीं मिलने वाला। 3 साल में मैंने देखा है, आज से 3 साल पहले यहाँ पे भी एक सीए आके गए थे, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि नहीं मिलने वाला फाइनल में ऐसा कोई सपोर्ट। वो लोग ठीक है यार, सबका अपना अपना होता है, कुछ कमर्शियल माइंडेड होते हैं, सब कुछ अपना चलता है, तो गलत वो भी नहीं है, गलत हम भी नहीं है। तो ये चीज़ रहती है कि मतलब उन्होंने पूरा सपोर्ट किया सुरेंद्र सर ने। तो उस टाइम मतलब उन्होंने बोला कि भी ठीक है, ऐसे ऐसे करके स्केड्यूल बनाया बिठा के मेरे को ऊपर आराम से, कहते बस तू इतना कर ले, जो भी पेंडिंग है ये है वो है, रिजल्ट आ गया अपना 500 पीस। तो इसमें कोई वो नहीं होता, मतलब सपोर्ट करने वाले बैठे हैं तुम्हारे साथ, तुम सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बोलने को आना चाहिए तुम लोगों को कि भी हाँ तुम्हारी नीड क्या है। रिजल्ट आया, रिजल्ट वाले दिन सुरेंद्र सर बोलते हैं कि अब पीछे मुड़ के देख, क्या मतलब छोटी सी बात के लिए तू डर गया था, कि भी क्या मतलब सिलेबस नहीं हुआ, किस चीज़ के लिए तू डर गया था। बस सर ने मुझे सिर्फ इतनी सी बात बोली कि फाइनल में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, फाइनल में भी मौके आते हैं, बट अपने को एक्सपीरियंस था पहले कि आप पहले गिरे थे, तो अब नहीं गिरना। तो वो चीज़ें थोड़ी सी हेल्प करती हैं। तो कभी भी तुम्हें लगे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो इनसे बात करना जरूर, ये लोग हेल्प करने को बैठे हैं, कोई इशू नहीं होता उसके अंदर। नहीं करने को बैठे तो मुझे बता देना। अब देखो 2 दिन रेस्ट किया, जबकि ये तो घबरा रहा है कि भी टाइम नहीं है, इतना सिलेबस है। हाँ जी, वही तो issue उल्टा हो गया था। सुरेंद्र सर ने क्या कहा कि 2 दिन छोड़ दो पढ़ाई। क्या मूवी देखी थी? हाँ जी, मूवीज़ देखी थी और थोड़ा सब घूमने, उसे फेयर, यहाँ पे कोई ट्रेड फेयर सा हो रहा था पार्क में ही, अच्छा। वो देखने चला गया था। और ये वही बात है कि हम थोड़ा सा अगर बैक आए, रुकें, फिर बहुत फास्ट बढ़ते हैं। जैसे हम तीर चलाते हैं ना, पहले वो क्या करते हैं, उसको बैक करते हैं, और जितना बैक करते हैं वो फास्ट जाता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये तो इनकी तो एक क्वेरी ये रहती है कि आप बैठते कहाँ थे। अरे हाँ, इसके ऊपर भी एक सीन था, इसके ऊपर भी अच्छा, एक, मतलब बैक बेंचर थे या आगे थे? नहीं हाँ वही बता रहा हूँ मैं, एक्चुअली सुरेंद्र सर ने क्लास में भी बोली हुई है ये बात, वही बता रहा हूँ मैं, मेरे को ये भी याद आया। तो जब मैंने शुरू किया था अपना इंटर का, तो मैं यहाँ बैठता था। चलो तो- ये चेहरे चमक गए इनके तो। तो मैं यहाँ बैठता था उस टाइम। तो पहले मैं बोलता नहीं होता था बिल्कुल भी क्लास के अंदर, ठीक है, अपने आया पढ़ा चला गया, ठीक है यार, मेरे को भी ये लगता था कि पैसे दिए पढ़ के जाना, बात खत्म, क्लियर होना है। तो उसके बाद सोच बदल गई थी मेरी। तो एक बार सुरेंद्र सर ने स्टेज पे बुला के इतना उड़ाई मेरी खुलेआम 200 लोगों के आगे। तो उसके बाद डर खुल गया था, मैं वहाँ बैठना शुरू कर दिया। मतलब सुरेंद्र सर दोबारा ना बुला ले तो पीछे बैठना शुरू कर दिया हैं? मैं वहाँ बैठना शुरू कर दिया। फिर सुरेंद्र सर बोलते कि भी गर्वित तो कभी यहाँ बैठ रहा है, कभी यहाँ बैठ रहा है। मैंने फिर सर्कुलेट होना शुरू हो गया था। मैं कहा चलो हर जगह बैठ के देखते हैं, जहाँ सीट मिलेगी वहाँ बैठेंगे, वहाँ पढ़ेंगे, बढ़िया, वहाँ से ज़्यादा मज़ा आता है पढ़ने में। तो बस ठीक है, ऐसे करते करते मतलब बैठने वाली बात चली तो मुझे याद आया, ये सीन भी हुआ था क्लास में। अभी तो तुम्हारी वैसे जर्नी शुरू ही हुई है। एग्ज़ाम कब है तुम लोगों के? इसी दिसंबर में? अभी नवंबर में होते हैं, फिर 1 महीना लेट हो टाइम गया। वेस्ट कर रहा हूँ सर मैं इनका। हाँ। बाकी ये तो बड़े खुश है, ये तो कह रहे हैं कि भाई पढ़ना तो हमारा साइड बिजनेस है, ये काम होते रहे, डांस वांस कोई ना कोई आता रहे। हाँ जी, आप लोगों के कोई सवाल? सर आपने आर्टिकलशिप कौन सी फर्म से की थी? आर्टिकलशिप मैंने लोकली किया था। एक्चुअली क्या था कि उस टाइम अपने जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ ही था, मेरा बाहर जाने का मन भी नहीं था। सबका अपना अपना होता है, तुम लोगों को बाहर जाने का मन है तो तुम बाहर ही जाना, मतलब मैं ये बात बोलूँगा। हमारी फर्म में क्या था कि एक्चुअली जीएसटी उस टाइम शुरू ही हुआ था, तो मैंने पूरी अपनी आर्टिकलशिप में जीएसटी देखा है, बेसिकली इनकम टैक्स का भी देखा था, सब कुछ देखा है। ऐसे तो स्टैट वगैरह भी किए हुए हैं। तो एक्सपोजर पे डिपेंड करता है तुम लोगों को किस तरह का एक्सपोजर चाहिए होता है। आर्टिकलशिप हमेशा उसी तरह से डिसाइड करना कि तुम्हारा क्या मन है, ठीक है, और फर्म उसी तरीके से डिसाइड करना। डमी के लिए बिल्कुल मत जाना, वो कोई इशू नहीं होता। और काम के लिए कभी ये मत सोचना कि कोई फर्म छोटी है कोई कम बड़ी है। कभी कभी क्या होता है ना, छोटी फर्म भी अपने को इतना कुछ सिखा देती है जो बड़ी फर्म नहीं सिखा सकती, ठीक है। स्पेशलाइजेशन के लिए जाना है तो बिग फोर्स भी ट्राई करना, वो कोई इशू नहीं है, सब हो जाएगा मैनेज। और कुछ इन लोगों का तो ड्रीम बिग फर्म का ही रहता है कि बड़ी फर्म्स में जाना है ना भाई? नहीं, वो अच्छी सभी बात नहीं। है, होना ही चाहिए, मतलब अगर जाना चाहते हो तो होना ही चाहिए, और जाओ भी, वो कोई मतलब वो नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी पर्टिकुलर फर्म से करने पे ही तुम सीए बनने वाले हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ये सीए फर्म्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी सब फर्म्स हैं, और जो लोकल प्रैक्टिस
कर रहे हैं सीए, मतलब उनके काम में क्या डिफरेंस है? काम में डिफरेंस एक्चुअली क्या होता है ना, जो जैसे मान लो लोकल फर्म कोई अगर है, वो तुम्हें फ्रॉम द बिगिनिंग सब कुछ बताएगी। मतलब मैं किसी की कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, या मैं ये नहीं कर रहा कि मेरा डिसीजन सही था। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि मतलब लोकल फर्म से कहीं भी है, अगर कहीं भी दिल्ली में भी मीडियोकर्स हैं, ऐसी बात नहीं है, तो वो क्या करती है कि फ्रॉम द बिगिनिंग तुम्हें चीज़ें बताती हैं और एंड तक तुम्हें प्रोसेस पता होता है कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है। बिग फोर्स में क्या होता है कि जनरली, गलत वो भी नहीं है अपनी जगह पे, बट वो स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। वो तुम्हें हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में स्पेशलाइजेशन देंगे, समझ रहे हो? सेक्शन वो छोटी चीज़ होती है। तो ये फ़र्क आता है बिग फोर्स और उसके, मतलब एक जो मीडियोकर फॉर्म से बंदा आर्टिकलशिप करता है, तो ये फ़र्क पड़ता है। आपने सीए ही क्यों चूज़ की? नहीं एक्चुअली मेरे कज़न सिस्टर जो थे ना वो सीए थे तो मतलब अच्छा क्वेश्चन था। मतलब ठीक है यार, देखा देखी नहीं किया था, मतलब मैंने, और कोई फैमिली में सीए था नहीं, और उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे सभी मेरी सिस्टर की, तो मैं सोचा मैं भी ये कर लेता हूँ तो हाँ, इज्जत पूरी भाई तुम्हें आर्टिकलशिप में भी मिलने वाली है इज्जत तो। ऐसा नहीं है कि जिस दिन तुम्हें यहाँ आ गए प्रोफेशन में, इंटर क्लियर होने के बाद देखना भाई, तुम जो नहीं भी करते वो भी करेंगे सर, आपने आर्टिकलशिप के साथ साथ अपनी कैसे स्टडीज़ को मैनेज किया था? स्टडीज़ को मैंने एक्चुअली पहले से प्लान कर लिया था। मतलब मैं बार बार वही बोल रहा हूँ कि जो मेरी इंटर की जो मिस्टेक्स रही थी उनसे मैंने हाथों हाथ सीखा था सर की बात के बाद। वही आर्टिकलशिप शुरू हुई, उसके 1 महीने बाद ही मैंने कोचिंग शुरू कर दी थी। मैंने मतलब अभी तुम्हें बताना वैसे चाह नहीं रहा था मैं, क्योंकि अभी तुम्हें इंटर भी करना है, सब कुछ है, फिर भी बता देता हूँ। 8 सब्जेक्ट्स थे। SFM मैंने शुरू किया सबसे पहले। SFM की क्लासेस पूरी करी, विद इन अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स मेरा कंप्लीट हो गया था SFM। उसके बाद मैंने शुरू किया था अपना कोस्ट। तो मतलब मैंने कहीं पे ब्रेक नहीं लिया था, चलते रहने दिया था कि भी ठीक है अपना एक सब्जेक्ट भी। तो सुबह सुबह 3 घंटे मतलब क्लास लगा लेते थे, उसके बाद आर्टिकलशिप कर लेते थे, और जो सुबह पढ़ा हुआ है शाम को आके घर पे उसको रिवाइज़ कर लिया करते थे। इससे बर्डन भी नहीं पड़ता और अपना काम भी बन जाता है। इस तरीके से चीज़ें प्लान हो जाती हैं, सबका अपना अपना होता है। फिर भी 8 सब्जेक्ट्स को अगर आप 3 साल में बांटोगे और 8 सब्जेक्ट्स को अगर आप आखिरी के 1 साल के लिए छोड़ोगे, उसमें डिफरेंस तो है ही। ठीक है ना, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो तुम्हें रिजल्ट हमेशा देगी। हो सकता है कि मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ या कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा भी होता है कि बहुत बच्चे मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं है कि सीए में कोई मेहनत नहीं करता, सब मेहनत करते हैं, रिजल्ट किसी किसी को मिलते हैं। ठीक है, उसका सबसे मेजर रीज़न कंसिस्टेंसी ही होता है। अगर तुम किसी काम को निरंतरता से कर रहे हो ना, तो उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलना ही मिलना है। ये मैं लिख के देता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है। बट अगर मान लो ठीक है यार, अब ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने 16-16 घंटे भी पढ़ा होगा, ऑब्वियसली पढ़ा होगा। ठीक है, तो मतलब मैं किसी को वो नहीं कर रहा हूँ, बट एक ये चीज़ होता है कि अगर वो 16-16 घंटे अगर मान लो कोई चीज़ बंदा निकाल रहा है, तो आर्टिकलशिप में पॉसिबल ही नहीं है 16 घंटे निकालना, मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी में अगर तुम 4 घंटे भी दिन के निकाल रहे हो ना, वो 3 साल बाद तुम्हें बहुत बड़ा रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना हमेशा लाइफ में, किसी भी काम के लिए कंसिस्टेंटली करना उस काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रैदर कि तुम लोग उसको लंबा चलाओ उसको, मतलब कि 16-16 घंटे दे दिए, 12, हम तो 20-20 घंटे पढ़े थे जी, हमें तो फिर भी रिजल्ट नहीं मिला, सीए मुश्किल है। मतलब ऐसे देखो ना कि तुम उसको 4-4 घंटे दे के रोज़ अगर कर रहे हो, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम तुम्हें बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात मानी हुई बात है एकदम, इसमें कोई इशू है ही नहीं। मैं फाइनल्स के लिए बोल रहा हूँ, आखिरी के टाइम में जैसे तुम्हें स्केड्यूल रखना होगा, वैसे मैं इसलिए बोल रहा था सर को भी कि बहुत जल्दी हो गया तुम लोगों के लिए, बट स्टिल कोई ना, तुम्हें कहीं कुछ बातें ध्यान रहेंगी, और भी लोग आएंगे इंटर में, वो भी कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए यार तुम्हें क्या चाहिए, किससे क्या चाहिए। अब ऐसे मैं तो कुछ भी बोल के चला जाऊँगा यहाँ पे, तुम्हें पता है कि पॉजिटिव थिंग्स क्या निकालनी है। आप मतलब रिवीजन वगैरह वो करते रहते थे क्या? हाँ, रिवीजन मेरी हर सब्जेक्ट की कम से कम 4 बार निकली थी फाइनल से पहले, हर सब्जेक्ट की। और कोई कॉमन मिस्टेक जो आपने मतलब करी हो, आपको लगा हो कि ना अगर मुझे नहीं करनी चाहिए थी इंटर के टाइम? किसके टाइम पे? इंटर के टाइम आपको लगा? ये इंटर के टाइम पे कॉमन मिस्टेक्स मैं यही बोल रहा हूँ ना यार, कि मतलब मैंने अपने लॉन्ग आवर्स बहुत बांध लिए थे। मैं दिन में 3-3, 4-4 घंटे ही सोता था। उस चीज़ की वजह से आखिरी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। आखिरी में नींद इतनी आने लगी थी यार, ऊपर से एग्ज़ाम का बर्डन, तो वो दिमाग ख़राब हो गया था उसी चीज़ की वजह से। तो फिर हेल्प लेनी पड़ी थी मुझे, कि पहले मैं 3-3 घंटे सोता था, सीनियर्स बोलते भी थे कि भाई तू सो लिया कर थोड़ा बहुत। तो इस चक्कर में इशू पड़ गया था। मुझे ये था कि मैं सिर्फ पढ़ूंगा। फिर वो एक दिन मैंने बताया कि सुरेंद्र सर ने सेट किया प्रोग्राम सारा, उड़ो कि भी पढ़ाई सब कुछ नहीं होता, हाँ मतलब ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम सब कुछ देखो तुम लोग। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जो मतलब स्केड्यूल वाली बात है वो मैंने फाइनल के लिए बोली है, तुम लोगों का नहीं बन पाएगा एक्चुअली, तुम लोग कोचिंग ले रहे हो ना साथ के साथ, तो तुम्हें इस स्पैन में ही कंप्लीट करना है। आप इंटर भी मान लो बहुत देते हो तो तुम्हें 8 से 9 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, तो तुम लोग कैसे मतलब सेल्फ कर सकते हो 9 से 6? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो वो तो चीज़ फाइनल के लिए है भाई।
सर आपने मतलब बीकॉम वगैरह कुछ किया था, क्योंकि ना हाँ। कंफ्यूजन होती है कि मतलब बीकॉम करनी चाहिए नहीं। नहीं, कर लेना चाहिए, मतलब कुछ नहीं है उसमें, तो साइड बाय साइड निकल जाता है, उसमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। एक एक दिन पढ़ना पड़ेगा तुम्हें एग्ज़ाम से पहले, नहीं भी पढ़ोगे तब भी पास हो। सही में अरे तुम इंटर में इतना कुछ कर लोगे यार, तुम्हें किसी एग्ज़ाम से डर नहीं लगेगा। ये छोटे मोटे एग्ज़ाम बीकॉम वगैरह ये तो तुम ऐसे निकालोगे जाके। बीकॉम से करा था मैंने, वैसे भी मेरा भी हो गया था आराम से, तो वो कोई इशू नहीं है। सर आपने इंटर में कैसे मैनेज किया था टाइम वगैरह? हाँ जी, इंटर में कैसे मैनेज किया था टाइम वगैरह? इंटर में टाइम मैनेज कैसे किया था? 8 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो फिर वो उसका कैसे? इंटर में टाइम तो बस यही था कि क्लासेस वगैरह चलती रहती थी, मैं खुद से भी कुछ ना कुछ करता रहता था। जैसे कभी आगे पढ़ लिया, कभी पीछे का रिवाइज़ कर लिया, ये वो टेस्ट वगैरह रेगुलर चलते रहते थे, उसमें कोई इशू नहीं। टाइम का तो यार देखो, तो क्या है ना कि क्लासेस के आवर्स इतने लंबे होते हैं बोथ ग्रुप के अंदर, तो मैनेज करना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। तो ये रहता है कि भी ठीक है, जितना अपन ने क्लासेस में कर लिया उतना अच्छा है, घर जाने के बाद उसी को बस रिवाइज़ कर लो या थोड़ा बहुत आगे पढ़ लो। अब शुरुआत में तो देखो इतना बर्डन नहीं आया था जब मैंने इनिशियल किया था, तो उस केस में तो ये रहता था कि भी जैसे मान लो अब कर लिया, घर जाके मैंने खुद ने क्वेश्चन लिख लिया, अगले दिन इन्होंने दोबारा वो क्वेश्चन लिखवा दिया, तो ऐसे चलता था। मैं घर पे भी कुछ ना, मतलब पीजी में रहता था तो पीजी में भी कुछ ना कुछ करता रहता था कि भी ऐसे खुद से कर लिया, ये वो पढ़ते लिया, तो वो ठीक है। मतलब आप लोग ये नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, बट इतना जरूर ध्यान रखना जो क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है वो लोग अगर घर जाके तुम उसको रिवाइज़ करोगे ना, रिजल्ट अपने आप मिलने वाला है तुम लोगों को, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। बिकॉज नेक्स्ट डे तो ये लोग वैसे भी टेस्ट लेते ही होंगे तुम्हारे, तो वो कोई इशू नहीं होता। सर जैसे आपने बताया कि फाउंडेशन में भी आपके काफ़ी अच्छे स्कोर्स रहे, इंटर में भी। नहीं, उस टाइम एक्चुअली सीपीटी होता था, हमारे टाइम फाउंडेशन नहीं होता आई था। मीन दैट। हाँ, और यूजुअली जितने भी सीए से मिलते हैं उनका यही रहता है कि एकेडमिक बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है स्टार्टिंग से, मतलब इंटेलिजेंट कैटेगरी के ही लोग ये आते अच्छा हैं क्वेश्चन यहाँ पूछने पे। वाली है। सो बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम जैसों की भी जगह है क्या मार्केट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता यार, देखो बस यार, क्वेश्चन इनका काफ़ी अच्छा है और ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। गर्वित के जवाब देने से पहले मैं जवाब दे दूं। मेरे पास लिस्ट भरी पड़ी है एवरेज स्टूडेंट्स की जिनके प्लस टू में 50, 60, 65 थे और वो आज चार्टर्ड है। ठीक है, कहोगे तो आपको लिस्ट दे दूंगा, लंबी लिस्ट है। तो ऐसा नहीं होता यार, मार्क्स मतलब ठीक है, मैंने बोल दिया, मैंने 11th 12th के मार्क्स तो तुम्हें बताया ही नहीं। चलो एक सिंपल सी बात बोलता हूँ मैं तुम्हें, 10th मैंने हिंदी मीडियम से किया था। मार्क्स छोड़ो यार, तुम लोग इंग्लिश मीडियम वाले हो सारे। मार्क्स क्या करेंगे मैटर, सब इंग्लिश मीडियम वाले होंगे यहाँ पे, ठीक है? मोस्टली इंग्लिश मीडियम है मोस्टली, सभी। चलो कोई ना भाई, बनेगा तो सीए। हाँ तो ठीक है, मैंने हिंदी मीडियम से किया था यार। तुम ये सोचो, तुम लोग इंग्लिश मीडियम में भी अगर 70% ला रहे हो, मेरे हिंदी मीडियम के 80% से क्या हो जाएगा? नहीं 95 आए थे वैसे, तो बात कर रहा हूँ मैं एक। तो ऐसा नहीं होता यार, मतलब सब कुछ हो जाता है, मैंने ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। मतलब 10th तक मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, उसके बाद मैं सेंट ज़ेवियर में चला गया था। तुम ये चीज़ देखो ना, चेंज कितना बड़ा हुआ है। अब तुम्हारे लिए भी तो ये चेंज ही है ना कि 60% तुम लाए, उसके बाद तुम सीए कोर्स में आ रहे हो। तुम कर नहीं सकते, सब कर सकते हो यार, इसमें क्या हो गया? सर अंकित, सीए हाँ। के साथ बीकॉम करने का बेनिफिट क्या है? नहीं, बेनिफिट कुछ नहीं होता यार, बस है ना अपने इंडस्ट्री में एक ट्रेंड सा बना हुआ है कि करनी है, तो फिर कोई एफर्ट कुछ लगता नहीं है। बढ़िया आर्टिकलशिप में 7 दिन की छुट्टी मिलेगी, मजे 7 आएंगे। दिन की बहुत मानना है सर। अरे- पर सीए करने वाले बंदा इतना भी तो कमा सकता है जितना बीकॉम करने वाला नहीं कमा ऐसे सकता है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं करता भाई, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई नहीं करता कि भी सीए कर, वो तो ऑब्वियसली है कि भी सीए कर रहे हैं तो बीकॉम वाला तो क्या ही है, वो कोई डिग्री काम नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता। बट ये रहता है ना कि ग्रेजुएशन अगर हो जाते हैं और मान ले कि भी यार नहीं होती है सीए, सब कुछ लेके चलना होता है ना कि भी नी भी होती है, तो ठीक है आप ग्रेजुएटेड तो है ना, तो इसलिए थोड़ा सा मतलब सभी करते हैं। ग्रेजुएट तो सर हम देखो अंकित, असली बात यही है, डर है। हाँ एग्जैक्टली, डर अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं सीए बन जाऊंगा। अगर ये हमारे को 100% कॉन्फिडेंस हो ना कि मैं सीए बन जाऊंगा, तो फिर बीकॉम को ज्वाइन करेगा ही नहीं। अल्टीमेटली डर की वजह से करते हैं ना कि अब तुम्हें भी पता है यार कि रिजल्ट्स किस तरह के आते हैं, अगर तुम एफर्ट्स करते भी उसके बाद भी तुम्हें रोका जा सकता है यहाँ पे, तो उस डर की वजह से कहीं ना कहीं मतलब बीकॉम कर लेते हैं सभी। छुट्टी कर- मिल
सर हाँ, अगर सुरेंद्र- सीए ना भी बने तो बंदा सीए की फील्ड में आने के बाद इतना तो हो जाता है कि वो बीकॉम वाले से ज़्यादा कमा सकता है, फिर भी नहीं, बीकॉम मैं अग्री करता हूँ, कमा सकता है, पर मैंने बोला ना कि एक इंडस्ट्री प्रैक्टिस नाम की भी कोई चीज़ होती है। अब तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं, मेरे दोस्त कर रहे हैं, तो ठीक है ना यार, कि कोई अपने को टाइम इन्वेस्ट करना नहीं है, कि एक्स्ट्रा डिग्री उसके अंदर आ रही है, तो दिक्कत कहाँ रहती है? इस वजह से कर लेते हैं लोग, और कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी बात एकदम जायज़ है कि मान लो तुम भी अगर सीए इंटर हो या मैं भी अगर सीए इंटर हूँ, तो अपन कमा लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। तुम्हारी बात एकदम 16 आने सच है। भैया इधर कहाँ पे? हाँ, आपने कोई कभी मतलब कभी क्या सीए सीपीटी और इंटर में मतलब कि स्टडीज़ के अलावा और कुछ एक्सप्लोर किया आपने? कैसे? साइड हसल्स करें, क्या चीज़? साइड हसल्स मारे हैं आपने मतलब? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। पता है क्या होता है ना, कभी कभी अपना बैकग्राउंड भी देखा जाता है। अब मैं जिस बैकग्राउंड से था ना, बस सिर्फ अपने को करनी स्टडी है, स्टडी है, स्टडी है, तो उस तरह का बच्चा था मैं। अभी यहाँ आके थोड़ा सा चेंज हुआ था मैं पारस में, मैं वही बार बार बोल रहा हूँ, ये चीज़ रिपीट हो रही है, बट चलो कोई ना। बस यही चीज़ है कि करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। कुछ लोगों को शौक होता है कि स्टॉक मार्केट का देखते रहते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जाओ, सबका इंटरेस्ट होता है, तो करते रहते हैं सब कुछ, ऐसा कुछ नहीं है, करते नहीं रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, वो कोई इशू नहीं होता है, ठीक है। हम लोग भी बताते हैं, आपको डेली 1 घंटा उस चीज़ पर लगाना है जो सबसे अच्छा लगता है आपको, ठीक है। अब मान लो जैसे आपको घर पे पोछा लगाना, सफाई करना अच्छा लगता है, तो आप लगाओ, मना नहीं करेंगे हम, ठीक है, समझे। सिंगिंग है, डांस है, लगाना है। आखिरी के 4 महीने में भी मतलब ना मैंने यूट्यूब वगैरह छोड़ा नहीं था, उसमें भी ये रहता है कि भी ठीक है, दिन के 2 घंटे अपन ने निकालने हैं। मेरे को अच्छा लगता है वेब सीरीज़ वगैरह देखना, मूवीज़ वगैरह देखना, तो वो देखना चाहिए, उसमें कोई इशू नहीं होता है। बट ठीक है, तुम लोग अभी मत करना यार, तुम लोगों की क्लासेस काफ़ी लॉन्ग है, इस वजह से बोल रहा हूँ। उस टाइम में क्या, जब मैंने जैसे मैंने बोला कि भी ठीक है 9 से 10 घंटे की स्टडी रहती थी, तो बाकी टाइम बच जाता था, तो ठीक है 2 घंटे मतलब कोई उसमें हर्ज नहीं है, माइंड फ्रेश हो जाता है। जो सुबह पढ़ा है बस इतना ध्यान रखना हमेशा, ऐसा नहीं कि भी सुबह सुबह उठ के वेब सीरीज़ देखने लगे, तो ऐसे नहीं, मतलब सुबह उठे हो आराम से, पहले अपना सारा काम खत्म करो, ठीक है, पढ़ाई वाला बर्डन हट गया, आज के दिन का अपनी पढ़ाई हो गई है, अब आप देखते हैं बस तान के, तो बस ये सीन रहता है। ऐसा नहीं सुबह उठ के तुम पहला काम ही ये करो कि आज तो वेब सीरीज ही देखेंगे। नहीं, वैसे वो पोछा तो लगाया जा सकता है सुबह उठते ही, सफाई जा वही सकता है, करना। वो सुबह ही, वो तो सुबह ही लगाना चाहिए। चलो, हाँ जी, और कोई सवाल किसी का? और इजाज़त लें? अच्छा, चलिए 1 मिनट। हाँ हाँ जी, बोलिए। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेशर में आके, या फिर आपने तो कभी फेलियर फेस किया नहीं है, बट जो साइड वालों ने किया होगा, आपने एक्सपीरियंस सुने होंगे, लाइन पे डाउट होने लग जाता है कि सही लाइन में आए भी है कि नहीं, इतना प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा, तो क्या डिसीजन ही गलत था घुसने का यहाँ पे? नहीं, प्रेशर किस तरह का, मतलब मेरे को भी फील हुआ है, मैंने भी किया है। मतलब कभी लाइन पे डाउट हुआ है कि मैंने प्रोफेशन ही गलत चूज कर लिया, या मेरी ऐसा capability से कभी ऊपर नहीं हुआ, है? ऐसा कभी नहीं हुआ, ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है कि यार कि भी मतलब हो नहीं रहा है या जो भी है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम्हें लाइन पे डाउट होने वाला है, इन फ्यूचर भी कभी नहीं होगा ऐसा। अगर तुम सब कुछ सही कर रहे हो तो तुम्हें कभी लाइन पे डाउट नहीं होने वाला। जिस दिन तुम्हें लाइन पे डाउट हो, तुम मान लेना कहीं ना कहीं गलती रही है, कहीं ना कहीं, तो उस केस में तुम्हारे फ्रेंड्स होते हैं, वो तुम्हारी सपोर्ट करने को तैयार रहेंगे। अगर तुमने अच्छे फ्रेंड्स बनाए हुए हैं तो वो तुम्हें फिर से ट्रैक पे ले आएंगे, वो कोई इशू नहीं होता। पेपर के टाइम प्रेशर कैसे हैंडल करते थे? पेपर के आप? टाइम प्रेशर कैसे हैंडल करते थे? सब कुछ प्रेशर का ही गेम है भाई, कॉन्फिडेंस का ही सारा गेम है, सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। वो जो 15 मिनट मिलेंगे ना एग्जाम से, मतलब जो पेपर रीड करने के लिए होता है, उस कोई भी एग्जाम तुम दे रहे हो, फाउंडेशन का भी तुम दे रहे हो चाहे इंटर का भी, तो कॉमन बात है ये, जो 15 मिनट तुम्हें मिलेंगे ना, उसमें तुम्हें डिसाइड करना है कि कौन सा क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। उस क्वेश्चन उसमें कभी तुम कैलकुलेशन करने मत बैठ जाना कि भाई साहब आप अभी क्वेश्चन कर देते हैं 5 नंबर का, आप 15 मिनट में 5 नंबर का क्वेश्चन कर देते हैं, ऐसा मत सोचना। उसमें तुम्हें डिसाइड करना होता है। पहला क्वेश्चन शायद मैंडेटरी होता होगा तुम्हारे लिए भी, है ना, उसको कभी मत पढ़ना पहले 15 मिनट में, उसको पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। पहला वो तो करना ही है ना, अटैम्प्ट तो करना ही है वो क्वेश्चन, तो तुम्हें उसको के पढ़ के तुम क्या कर लोगे? तुम्हें डिसाइड तो अगले क्वेश्चनों में करना है कि कौन सा छोड़ना है। समझ रहे हो बात को? तो वो जो 15 मिनट है, तुम अगले वाले क्वेश्चन उस पर अगर अपना दोगे तो उसमें तुम्हें ये पता लगेगा कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। समझ रहे हो बात को? पहला तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, देखो करना भी करना है और करने के लिए पढ़ना भी पड़ेगा, तो तुम उसको पहले 15 मिनट में क्यों पढ़ते हो? तो वहाँ से प्रेशर थोड़ा सा ना बनना शुरू हो जाता है, वहाँ से मिटना शुरू होता है। तो वो जो 15 मिनट होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आरएम के पेपर इस बार काफ़ी टफ आया था। एक सिंपल सी बात बताता हूँ मैं तुम्हें, रिस्क मैनेजमेंट का पेपर वॉज क्वाइट टफ दिस टाइम। तो इसमें हुआ क्या था कि मतलब ठीक है 90 मार्क्स तक जैसे तैसे करके मैनेज कर लिया मैंने।
अब आखिरी के भाई साहब क्वेश्चन बचे हैं, MCQs बचे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, 5 मिनट पड़े हैं, लिख के लिखाया था MCQ। एग्जाम्शन आ गई थी मेरी RM के पेपर में। ये कौन सा नंबर लिखने पड़ते हैं कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, वो टिक करने पड़ते हैं, हमने एक जगह देखा हाँ वो तो चलो आंसर शीट में हो जाएगा, नहीं भी करोगे तो भी कोई इशू नहीं पड़ता उसके अंदर, वैसे मतलब वो कोई इशू नहीं होता। इतना तो ऐसे समझता है कि भी बच्चा पहली बार दूसरी बार पेपर दे रहा है, कुछ छूट जाता है आंसर शीट में, ऐसा कुछ नहीं है। बस तुम अपना वो ध्यान रखना, मेजर चीज़ जो मैंने बोली वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा पहले 15 मिनट में कि कौन सा क्वेश्चन तुम्हें छोड़ना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। ये सुनने के लिए मिला है कि 2 घंटे मिलते हैं पूरे सूरे, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता। एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे यार, मेरे को ही नहीं दिया था। 15 मिनट मतलब 15 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, बाद अरे में टाइम ही वेस्ट करेंगे वो, 2 बजे आएंगे वो तेरे पास साइन लेने, 5 मिनट तेरे वहाँ वेस्ट होंगे, ठीक है। तो उनको ये नहीं कह सकता कि मेरे को 5 मिनट बाद में दे दो, वो नहीं देंगे, तो उसी में मैनेज करना पड़ता है। मेरा भी पेपर छूटे थे, FR का मेरा पहला पेपर था, 90 मार्क का अटैम्प्ट हुआ था। पेपर सारा आता है ना जब, और जब छूट जाए दुख बहुत होता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा। और उसके बाद मैनेज कैसे किया था आपने? उसके बाद मतलब वो उसके control- बाद आके आधे घंटा बंदा रो लेता है, इससे ऊपर तो क्या हो सकता है यार, अब कुछ हो तो सकता नहीं। तभी मैं बोल रहा हूँ उस टाइम दोस्तों का होना जरूरी होता है, किसी को बात कर लिया 15 मिनट में, उसे तुम्हें दिलासा दे दिया, अगले पेपर के लिए तुमने प्रिपेयर कर लिया, बात खत्म, ऐसे हो जाता है सेटलमेंट। सर जैसे आपने बताया कि आप हमेशा से कंसिस्टेंट रहे हो अपनी स्टडीज़ में, और इफ़ आई टॉक अबाउट योर अपीयरेंस, आप सिंसियर लगते हो, आप बता भी रहे थे फर्स्ट बेंचर रहे नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं था फर्स्ट बेंचर वाला यार, वो तो मैं वैसे, मेरे को लगता था कि भी आगे बैठ के ज़्यादा समझ में आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे ऊपर, क्योंकि स्ट्रक्चर देखो ना तुम कैसे बनी हुई है, एक तो ऐसे होता है फ्लैट, तब तो थोड़ा बहुत लगता है कि भी समझ नहीं आएगा, पूरा बढ़िया तो लग रहा है कि मूवी चल रही है यहाँ पे यार, इतना बढ़िया तुम्हें बिठाया हुआ है। और टीचर्स डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो हाँ। हेलो। तुम्हारा क्वेश्चन। तो आपकी जर्नी में ऐसा कुछ तो रहा होगा जिसने आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रखा। मतलब हमारे साथ यूजुअली क्या होता है कि 2 दिन अच्छे से पढ़ाई की, मान लो कल टेस्ट है तो आज अच्छे से पढ़ लिए, टेस्ट नहीं है तो एक्चुअली क्या होता है ना, डर होना ज़रूरी है इंसान में थोड़ा बहुत। मेरे मन में मेरे कज़न ब्रदर का डर था, वो मेरे को रोज़ कॉल करते थे, यहाँ भाई क्या करा आज, कैसे करा, ये वो थोड़ा सा डर रहता है कि उनको मेरे को रिजल्ट चाहिए। उन्होंने मेरे को मतलब ऐसे बोलते थे वो 11th-12th में भी ये चीज़ कि भाई साहब मेरे को तो 100 नंबर चाहिए तेरे, 100 नंबर चाहिए तेरे, 100 नंबर चाहिए। मेरे माइंड में बैठा हुआ था कि भी इतने नंबर लेने, इतने नंबर लेने, इतने नंबर लेने, तो एफर्ट भी उसी लेवल के होते हैं। ठीक है 100 नंबर नहीं है, 95 आगे, ऐसे मतलब ठीक है, थोड़ा वो डर होना, किसी बंदे का तुम्हें डर होना ज़रूरी है फैमिली में, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। ये चीज़ भी काफ़ी मतलब वो करती है कि भी हाँ अपने को आगे जाना है। तो कंसिस्टेंसी ऐसे ही बनती है किसी ना किसी चीज़, या तो तुम्हारा सर्कल ऐसा है कि वो सर्कल मतलब जो फ्रेंड्स हैं तुम्हारे वो लगे हुए हैं, तो उनको देख देख के तुम्हें मोटिवेशन मिल रहा है कि हाँ भाई ये इतनी मेहनत कर रहा है तो मैं भी करता हूँ। तो ऐसे ही तुम्हें खुद को ढूंढना पड़ेगा कि क्या चीज़ तुम्हें कंसिस्टेंट बना रही है, ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा। हाँ जी, हो गए सवाल सभी, पेट भर गया, चलो। सो अ बिग क्लैपिंग, थैंक यू गर्वित। गर्वित आए, टाइम निकाला, चलो। चलिए, ओके गर्वित, थैंक यू वेरी मच।